और घरों में भी चोरी होती है, दिन में होती है, यहाँ रात को नहीं होती। दिन में चोरी? जैसे हमारे इंडिया में रात को चोरी होती है, दिन में रेयर केस में होती होगी। लेकिन यहाँ रात को कभी वो रेयर केस में होने बात कर रहा हूँ। दो उल्टा। 2 साल से मुझे पेट में दर्द था, तो उसकी अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल में 6 महीने के बाद मुझे हुआ है। कि एक अगर बंदा काम कर रहा है तो वो हाउस का वो रेंट है, उसमें गवर्नमेंट हेल्प करे। फिक्स मिलता है, तो लेकिन वो यूके में हाउसिंग। ये सिस्टम थोड़ी अलग है कि वहां पर एज के हिसाब से मिनिमम वेज मिलता है। तो ये क्राइटेरिया क्या है भरत भाई, और ये क्यों है आप बता। ब्रेग्जिट का मतलब ही यही है कि अब नए लोगों को नो एंट्री, यूके में नो एंट्री। ब्रेग्जिट का रिजल्ट में 4 महीने में 3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए हैं। वो देश में अभी ऐसी स्थिति है कि ये रूल्स बदलते रहते हैं, बराबर। हेलो परमानेंटली नहीं दोस्तों, रहते। हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और कंपैरिजन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कनाडा वर्सेस यूएसए, तो आज हमारे साथ यूके से जुड़े हैं भरत भाई, और आज हम कंपेयर करेंगे कनाडा और यूके का। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे, एजुकेशन, इमिग्रेशन, वहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम, सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट, रियल एस्टेट। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरा नाम है रश्मिन, और हमारी चैनल है हम तुम कनाडा लाइफ, जहाँ पर हम कनाडा के बारे में बात करते हैं, कनाडा लाइफ के बारे में बात करते हैं, इमिग्रेशन। और अभी इसी जगह पर हमने एक और सेगमेंट ये सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पर हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। तो जब इंडिया से या तो कोई अलग कंट्री से आप कनाडा या में मूव हो रहे हैं, तो और क्या ऑप्शन है आपके पास, और क्या आप कंपेयर कर सकते हैं अलग कंट्रीज को कनाडा के बारे में। तो उसके लिए हमने ये कंपैरिजन सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं भरत भाई। तो भरत भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम भरत है और इंडिया से मैं 10 साल पहले यूके में आया था। हम्म। मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ और वेडिंग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करता हूँ, और एक थेरेपिस्ट भी हूँ। फ्रीक्वेंसी हीलिंग हम करते हैं और सुजोक एक्यूप्रेशर थेरेपी। तो यहाँ हम मल्टी काम, मतलब हम करते हैं, इंडिया में भी यही काम करते थे। बिल्कुल। तो 10 वर्ष से यहाँ हमारा एक्सपीरियंस अलग अलग टॉपिक पे होता है। तो बिल्कुल। आज कुछ भी चर्चा हम करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो भरत भाई का उनका भी एक यूट्यूब चैनल है यूके के बारे में, उनकी इमिग्रेशन चैनल भी है, जहाँ पर वो यूके के वीजा वगैरह के प्रोसेस के बारे में बताते हैं, पासपोर्ट के बारे में बताते हैं। तो अगर यूके के रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप उनकी चैनल से ले सकते हैं। मैं उनका चैनल आप हमारे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पर उनके वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो मैं अभी सबसे पहले स्टार्ट करूंगा स्क्रीन शेयर करके ये। जी जी। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमने लास्ट ये वीडियो किया था कनाडा वर्सेस यूएसए का, तो अगर आप कनाडा वर्सेस यूएसए के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कनाडा और यूके के अगर डेमोग्राफिक के बारे में बात करें, तो जो पॉपुलेशन वाइज हम देखना चाहे तो यहाँ पर कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 38 मिलियन है, और यूके की उससे ज्यादा है, 67 मिलियन। लेकिन अगर इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स का है, हम इस पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज है, तो कनाडा में वो परसेंटेज 20% है, मतलब ज्यादा है कंपेयर टू यूके, जो कि 14 या 15% इमिग्रेशन पॉपुलेशन है। और एरिया के वाइज अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पर कनाडा बहुत ही बड़ा देश है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, इसलिए उसका जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो भी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू यूके, जो कि एक आइलैंड है, छोटा देश है। इसलिए वहां पर डेंसिटी मुझे लगता है ज्यादा रहेगी भरत भाई। और जीडीपी के हिसाब से भी देखें तो कनाडा यूके से थोड़ा पीछे है, यहाँ पर 2.3 ट्रिलियन की यूएसडी जीडीपी है, जबकि यूके की है वो 3.8 यूएसडी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट दोनों सेम इक्वल मेजर पर आ रहे हैं, 0.93 और 0.92 के आसपास। तो सबसे पहले अगर किसी का हम डिस्कशन करते हैं कंट्री वाइज, तो
इमिग्रेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हर साल कनाडा में अराउंड 4 लाख या 5 लाख के आसपास इमिग्रेंट्स आते हैं, जबकि ये डेटा 2022 का है जो देख रहे हैं हम, वो 4,31,000 लास्ट ईयर आए थे यहाँ पर इमिग्रेंट्स। जबकि यूके में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लगभग 6 लाख के आसपास यहाँ पर दिखा रहा है ऑनलाइन, जो मैंने देखा था उसके डेटा के हिसाब से। और अब हम इमिग्रेशन पॉलिसीज में अलग अलग जाएंगे। जो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट वीजा के बारे में। तो भरत भाई, आप बता पाएंगे कि वहां पर स्टूडेंट वीजा का क्या प्रोसेस रहता है, क्या मतलब फीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या ऑप्शंस रहते हैं और क्या क्राइटेरिया रहता है अगर किसी स्टूडेंट को यूके में पढ़ने के लिए आना है? जी हाँ। अभी तो इसके बारे में बात करना ही उचित नहीं है, क्योंकि उसका एक रीजन है। जब से ब्रेग्जिट हुआ है और कोरोना बीच में आ गया, तो हम्म। ये ब्रेग्जिट होने के कारण क्या है, यूरोप से यूके अलग हो गया। तो हम्म। पहले जो यूरोपियन लॉ सब जगह पे था, तो अब यूके तो अलग हो गया। अब यूके अपना खुद का लॉ बना रहा है। हम्म। तो अभी ऐसी बात है कि उसके परमानेंट लॉ अभी बने नहीं है। तो बराबर। कुछ भी आप 1 महीने पहले या 2 महीने पीछे जाएंगे और हम्म। देखेंगे कि जो लॉ था वो आज चेंज हो गया। मतलब ओके। जब भी पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, तो अगले हफ्ते या अगले मंथ वो चेंज हो जाता चेंज है। हो जाएगा। तो इस स्पेसिफिक हम बता ही नहीं सकते कि ये इसके बारे में, इस वीजा के बारे में ये रूल। क्योंकि अभी आपको पता ही होगा, जो स्टूडेंट वीजा थी, तो उसके साथ उसकी वाइफ, कोई अगर जेंट्स आ रहा है तो उसके साथ उसकी वाइफ भी आएगी। और बिल्कुल। वो अपने पेरेंट्स को भी लेके आ रहे थे। हम्म। अभी यहाँ चेंज हो गया वो। गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि सबको रहने के लिए घर चाहिए। बराबर। क्योंकि ये एक स्टूडेंट आएगा, उसके पीछे 3 लोग आएंगे, तो टोटल 4 होंगे। तो उसके लिए घर चाहिए और जॉब भी चाहिए। हम्म। तो वो तो यहाँ मिलना संभव नहीं है। तो फिर अभी थोड़े दिनों पहले ही वो रूल्स भी चेंज कर दिया है। मतलब कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अभी स्टडी वीजा का जो भी है, वो आप जब अप्लाई करेंगे, उस टाइम आपको देखना पड़ेगा कि अब कौन सा लॉ बना नया है। लोग हैं। बराबर। क्योंकि वो फिक्स ही नहीं है, क्योंकि चेंजेस होता रहता है। जिस देश में 4 महीने में 3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, वो देश में अभी ऐसी स्थिति है कि ये रूल्स बदलते रहते हैं, बराबर। परमानेंट नहीं है। इसलिए हम ज्यादा ये लॉ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसका एक रीजन है कि कोई भी आगे जाके 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जब हमारा हम्म। वीडियो देखेंगे, तो बराबर। उसको वो पकड़ के चलेंगे। क्योंकि हम्म। मुझे वो अनुभव हो गया है। मेरे मेरे जो पुराने वीडियो है, वो आज लोग लेके भाग रहे हैं। बराबर, फिर वो उसको चल रहा बताना पड़ता है, वो तो 2 साल 3 साल पहले का है, अभी ये स्थिति है। तो है। आज अगर हम ये लॉ की बात करेंगे, नेक्स्ट वीक पार्लियामेंट में कुछ नहीं आ जाएगा, तो बराबर। फिर ये भी वीडियो वायरल हो जाएगा, सब लोग इसके पीछे भागेंगे, और वो जो नया लॉ है वो तो पीछे रह जाएगा। फिर बराबर। इसीलिए हाँ, तो मेरा इतना ही सजेशन है, जितने लोग आने वाले हैं या स्टूडेंट वीजा जिसको अप्लाई करना है, जब भी आप अप्लाई करेंगे, उस वक्त कौन सा लॉ बना हुआ है वो आपको देखना है और फॉलो करना है। गूगल बिल्कुल। पे भी जाना है, कोई सोलिसिटर से भी कांटेक्ट करना है, और एजेंट से भी कांटेक्ट करना है। 3 चीजें आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन में अपडेट होने में टाइम लगता है, तो उसमें भी पुराना सारा डिटेल होता है। बिल्कुल। तो ये अभी कोई इसका फिक्स नहीं है, अभी चेंजेस होता रहता है। तो हम उसका परफेक्ट बता नहीं सकते कि ये है। क्योंकि आपके वहाँ तो ये थोड़ा फिक्स होता है कि इतना इतना उसका लॉ है, लेकिन हम्म। यहाँ चेंज होता है। बराबर। बराबर। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भरत भाई ने बताया कि यूके में अभी लॉज काफी चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेक्सिट। हर दूसरे महीने या तो हर तीसरे महीने वहां पर लॉ चेंज हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वीजा के लिए, वो खास जो भी करंट लॉ है उनको देख के ध्यान में रख के ही अप्लाई करें, क्योंकि आप जो पिछले लॉज के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे अपना कुछ भी,
तो वो आगे जाकर आपको दिक्कत होगी, वहां पर जाकर आपको डिपोर्ट भी होना पड़े, ऐसे भी बहुत सारे केस होते हैं, भरत भाई मुझे बता रहे थे। तो आप वो जी हाँ। उसको बिल्कुल ध्यान में रखें। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के वाइज देखें तो यूके में काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है। और हाँ। वहां पर भी जो अगर फीस वगैरह देखे तो कनाडा और यूके में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है फीस का। लेकिन मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि कनाडा में 1 साल की जो स्टूडेंट वीजा होती है वहां पर, उसके हिसाब से उसको 1 साल का ही वर्क वीजा मिलता है, जबकि यूके में शायद 2 साल का वर्क वीजा भी मिलता है। तो ये थोड़ा आई थिंक डिफरेंस रहता है यहाँ पर। बाकी ऑलमोस्ट दोनों के रूल्स सेम हैं। जो पीआर प्रोसेस है उसमें ज्यादा टाइम लगता है यूके में, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अगर हम वर्क वीजा के बारे में बात करें भरत भाई, तो वहां पर वर्क वीजा का क्या क्राइटेरिया है और क्या प्रोसीजर्स है? जैसे मैंने बताया, एक ब्रेग्जिट के बाद अभी ये कोई फिक्स इन लोगों का लॉ नहीं है। ओके। स्टूडेंट वीजा हो या वर्क वीजा हो या फैमिली वीजा हो, ब्रेग्जिट का मतलब ही यही है कि अब नए लोगों को नो एंट्री, यूके में नो एंट्री। ब्रेग्जिट हम्म। का रीजन तो यही था ना। हम्म। अगर एंट्री सबको देनी ही थी तो ब्रेग्जिट करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। रीजन ही नहीं। हम्म। हाँ। तो अभी ये जितने भी वीजा है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट लॉ हो गई है, नो एंट्री हो गई है। जैसे हमारे पास पोर्टुगीज पासपोर्ट है, तो हम भी अपने फैमिली को बुला नहीं सकते। सिर्फ उसमें कुछ कंडीशन है, ब्लड रिलेशन अगर है तो हम बुला सकते हैं, और ये स्पॉन्सर वीजा होती है। और ईयू सेटलमेंट यहाँ जो सिस्टम बनाई है, हम्म। सारी सिस्टम ईयू सेटलमेंट में आती है। ईयू सेटल स्टेटस, जैसे मुझे इंडेफिनेट मिल गया है, यहाँ हम्म। पीआर परमानेंट रेसिडेंट ये नहीं होता, ईयू सेटल स्टेटस होता है। तो वो इंडेफिनेट हमें मिला है। अब मेरे फैमिली से अगर मेरी वाइफ इंडिया है तो मैं उसको बुला सकता हूँ, वो अप्लाई करके उनको भी मिल जाएगा। उसका लंबा प्रोसेस नहीं होता है, वो हम्म। इंडिया से ही अप्लाई करके आ सकते हैं। बराबर। और बच्चे बच्चे भी आ सकते हैं। ईयू सेटलमेंट जिसके पास है उनकी सिर्फ बात कर रहा हूँ, वो उनके पेरेंट्स को बुला सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट को। अंकल आंटी सिस्टर ब्रदर उनको नहीं, वो इसमें नहीं आते। सिर्फ ये ब्लड ब्लड, रिलेशन में जो। हाँ, वाइफ हस्बैंड वाइफ तो उनको बुला सकते हैं। ओके। तो ये अभी नया जो रूल्स है यही है ईयू सेटलमेंट का। सबको एक ही सिस्टम में डाल दिया है ईयू सेटलमेंट। जिसके ओके। पास ईयू सेटलमेंट है, ईयू सेटलमेंट का मतलब होता है आप यहाँ जॉब कर सकते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं, आपको एनएचएस की मतलब मेडिकल हेल्थ की सेवाएं आपको फ्री में मिलेगी, आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। सारा कुछ ईयू सेटलमेंट में आ गया। जिसके हम्म। पास ईयू सेटलमेंट नहीं है उनको कोई भी चीज नहीं मिलेगी, वो एज ए टूरिस्ट यहाँ कहलाएंगे। ओके। चाहे उसके पास कोई भी पासपोर्ट हो, यूरोपियन पासपोर्ट है, फिर भी उसके पास ईयू सेटलमेंट होना चाहिए, और उसकी तभी वो यहाँ रहे। प्रोसीजर क्या रहती है, अगर आपको यूएस सेटलमेंट चाहिए, तो अगर किसी को लेना है तो उसकी प्रोसीजर क्या रहती है? वो ऑनलाइन होती है। यहाँ कोई ऑफिस नहीं होती है, सिर्फ ऑनलाइन मोबाइल से ही वो ईयू सेटलमेंट अप्लाई करना होता है। उसमें फोटो भी आ जाता है। पासपोर्ट के जो फ्रंट पेज पे टिप्स होता है, हम्म। वो हमें मोबाइल के पीछे उसको स्कैन करना होता है। उसको टच करेंगे पासपोर्ट को, तो वो स्कैन होके उसके अंदर जो भी हमारी डिटेल है वो आ जाएगी डिस्प्ले में। हम्म। वो उसमें अप्लाई हो जाएगा, फिर ईमेल आ जाएगा कि आप आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। और 1 मंथ या 1 वीक में वो उसका आंसर आ जाता है कि आपको प्री सेटलमेंट मिला है या फिर इंडेफिनिट मिला है। दो ऑप्शन है। जो हम्म। ये स्कीम आई है ईयू सेटलमेंट की, हम्म। वो 31 दिसंबर 2020 तक जो यूके में आ गए थे उनको ईयू सेटलमेंट मिलता है। जो हम्म। 21 22 23 में आए हैं उनको मिलता नहीं है। वो जो मैंने पहले बताया
फैमिली वालों को एग्जिट। मिलता है, हम्म। बाकी नए लोगों को वो मिलता नहीं मिल। नहीं है। तो अब नए लोग जो आ नहीं सकते, जैसे हमारे दीव दमन गोवा से जो पोर्टुगीज पासपोर्ट मिलती है, डायरेक्ट मिल जाती है, हम्म। वो भी यहाँ नहीं आ सकते। अदरवाइज ओके। उसके फैमिली मेंबर है ब्लड हम्म। रिलेशन में, तो वो आ सकते हैं, उसको ये सेटलमेंट मिल जाता है। वो इंडिया से ही अप्लाई कर देंगे तो उसको एक वीक में ईमेल आ जाएगा, आपको प्री सेटलमेंट मिल गया, तो वो आ सकते हैं। उसका बिल्कुल। लंबा प्रोसेस नहीं। और दूसरा एक ऑप्शन वीजा का होता है। तो वीजा में जो ब्रिटिश पासपोर्ट में जो नियम था, वो अब सब में कर दिया है, कोई भी पासपोर्ट हो। तो हर पासपोर्ट में यूके की जो ब्रिटिश पासपोर्ट जिसके पास थी, वो जो स्पॉन्सर करते थे अपने फैमिली मेंबर को, और जो प्रोसेस थी वो अब इनमें भी लागू कर दिया। मतलब अब बिल्कुल। सेम कर दिया सबको। हाँ, हम्म। तो उसमें वो इंटरव्यू होगा, एग्जाम होगा, थोड़ा यहाँ बैंक बैलेंस, इतना मतलब इनकम होना चाहिए रहने के लिए। वो आएंगे तो उसके लिए भी उनको चाहिए, घर चाहिए। एकोमोडेशन। हम्म। हाँ, तो ये थोड़ा अभी किया है, लेकिन अभी उसमें क्या किया है, लॉ बनते जा रहे हैं और थोड़ा लूज रखा हुआ है। अभी हम्म। ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट भी नहीं किया है, क्योंकि हमारे लोग अभी आ रहे हैं, वीजा अप्लाई करके भी आ रहे हैं, यू सेटलमेंट थ्रू भी आ रहे हैं। तो ऐसे मुझे लगता है ये पूरा लॉ जब बन जाएगा तो उसके बाद ये हार्ड एंड फास्ट कर देंगे। लेकिन वो कब करेंगे पता नहीं, क्योंकि आपने देखा ना, 3 प्राइम मिनिस्टर जब बदल गए तो हम्म। लॉ थोड़ा बनाने में टाइम लगता है। हम्म। तो लगता है अगले साल शायद इलेक्शन आएगा, वो इलेक्शन के बाद फिर सरकार बनेगी, तब ये सारे रूल्स जो यूके का प्रॉपर बनाएंगे वो शायद लागू हो जाएंगे। लेकिन अभी तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो पूरा वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हर कंट्री के अलग अलग रूल्स है, और जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से हर कंट्री से ये एंट्री देते हैं। जैसे अभी हम्म। यूक्रेन से आ रहे हैं तो उनका अलग प्रोसेस है। उनका तो कोई नहीं, उनको यहाँ रखा हुआ है, वो गवर्नमेंट सब उसका पे करते हैं, रहने का, खाने का, सब कुछ। तो जिस कंट्री में दिक्कत है उन लोगों को यहाँ बुलाते हैं, रेफ्यूजी के और जो तौर पर। काम करने आते हैं उनका भी अलग लॉ है। हम्म। तो अभी ब्रेग्जिट का मतलब ये यहाँ स्टॉप कर दिया है। हम्म। कुछ ही कंडीशन में लोग आ सकते हैं, ज्यादा नहीं। बिल्कुल। लेकिन वो जब बनेगा उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जब अप्लाई करोगे तब देख के ही कोई भी, अगर आपको फैमिली वीजा चाहिए, स्टूडेंट वीजा चाहिए, वर्क वीजा चाहिए, वो उस टाइम पे आपको लॉ देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो फिक्स नहीं है। तो आपके ये हिसाब से जो। सेटलमेंट का ये पूरा ईयू सेटलमेंट का ये अभी जो नया शुरू हुआ है, वो कब तक चलेगा पता नहीं। लेकिन जिसको प्री सेटलमेंट मिला है उसमें अब चेंजेस होगा। अभी उसका यही मेल आ गया कि जिसको 5 साल के लिए जो मिला था प्री सेटलमेंट, उनको 2 साल के लिए गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी। मतलब उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, वो हम्म। ऑटोमेटिक होम रिन्यू ऑफिस हो कर जाएगा। देगा। ओके। हाँ, तो इससे वो अपने आप रूल्स वो चेंज करते हैं। ओके। इसीलिए मैंने बोला पहले ही कि उसके बारे में ज्यादा बोलने में कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक सब चेंज होता है। वो जैसे यू सेटलमेंट जो स्कीम आई उससे पहले आपने जो पीआर का बोला ना, परमानेंट रेसिडेंट, हम्म। वो हमने बनवाया, खर्चा भी बहुत किया। जैसे ही हमें मिला कुछ ही महीनों में फिर ये नया लॉ आ गया, अब यू सेटलमेंट सबको करना होगा। तो वो जो किया ना हमने, हम्म। वो बेकार हो गया है। ओके ओके। वो वो पड़ा है, अब कोई काम का नहीं है वो। एक 3 पेज का वो दिया था, परमानेंट रेसिडेंट कार्ड हम हमें मिला था, लेकिन अब इसकी कोई वैल्यू नहीं। वो तो खत्म हो गया। अब ये नया आ गया यू सेटलमेंट। अब ओके। यू सेटलमेंट में भी प्री सेटलमेंट जिसको दिया था, जो बाद में आए थे, जिसको यहाँ 5 इयर्स नहीं हुआ था, उनको प्री सेटलमेंट मिला था। अब उनको अब बोल रहे हैं कि आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हम ऑटोमेटिक 2 साल के लिए बढ़ा दें।
चाहता हूँ यहाँ तो ये कोई बहुत ही कोर्ट। कॉम्प्लेक्स हो गया है अब ये सिस्टम है ना, यूके का जो पीआर प्रोसेस है। और ब्रेक्सिट के बाद मुझे लगता है ये और कठिन बन गया है, अगर किसी को इंडिया से अगर आना है तो मुझे लगता है और ज्यादा जी मुश्किल हाँ। हो गया है ब्रेक्सिट के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो वर्क वीजा में जो कनाडा का रूल्स है उसमें तो एलएमआईए का प्रोसेस होता है कि अगर आपको यहाँ कोई एम्प्लॉय को किसी वर्कर को हायर करना है तो अगर उसको यहाँ नहीं मिलता तो फिर उसको गवर्नमेंट से एक लेटर लेना होता है कि भाई यहाँ पर हमें ये बंदा नहीं मिल रहा है जो काम में रखना है, उसे हम इंडिया से हम्म। ला रहे हैं या तो कोई और कंट्री से ला रहे हैं। तो वो एक प्रोसेस होती है पूरी, उनको फॉलो करनी होती है। और जो पीआर का यहाँ का प्रोसेस है वो भी काफी इजी है, आप इंडिया से बैठकर ही पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं खुद यहाँ पीआर होकर आया हूँ। और वो भी पूरा पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, आपके एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आईएलटीएस स्कोर, एज, उन सबको कंसिडर करके पॉइंट के हिसाब से फिर आपको पीआर मिलता है। और वो 5-6 महीने की प्रोसेस है, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करें तो मिल जाता है। और अगर हम यूके के पीआर में बात करें, भरत भाई आपने बताया कि वो पूरा अभी ब्रोकन हो गया है सिस्टम और उसके रूल्स रोज चेंज होते हैं। लेकिन अगर हम जनरली बात करें इससे पहले, तो कोई भी एक बंदा अगर स्टूडेंट के तौर पर, जैसे कि कोई पहले आ गया है 2020 के आसपास, 2019 में, तो उनको कितना टाइम लगता है वहां पर पीआर होने में, कितने साल लगते हैं? अभी ऐसा है कि जितने भी स्टूडेंट ज्यादातर यहाँ आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, या यहाँ शादी करते हैं या कहीं जॉब करते हैं, वो फिर रुक जाते हैं। तो मतलब लीगली नहीं रुकते, तो ऐसे बहुत हजारों की तादाद में अभी है इधर। जो जिसके पास ईयू सेटलमेंट नहीं है वो भी इधर है, जो स्टूडेंट वीजा पे आए हैं वो भी। मतलब जो आ गए वो वापस नहीं जाते। मतलब वो इलीगल बन जाते हैं? हाँ, इलीगल बन जाए, वो जाते नहीं है। जब इमिग्रेशन की गाड़ी जब आती है सुबह, तो कभी कभी किसी को उठा के ले जाती है, वो अलग बात है। क्योंकि सुबह 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक एवरी डे इमिग्रेशन की जो गाड़ी है वो हर स्ट्रीट में घूमती है। क्योंकि हम्म मैं जिस फ्लैट में रहता था, वहां भी ऐसे ही कोई पहले आए हुए हैं, पता नहीं वो कौन सी वीजा में आए थे, स्टूडेंट वीजा में या। तो वो जब रेड हुई सुबह 7 बजे, तब तक तो वो बंदे सारे लड़के, 6 लड़के मेरे ऊपर के फ्लैट में रहते थे, वो जॉब पे चले गए थे। हम्म और एक इंडिया चला गया था। तो फिर ये इमिग्रेशन की दो गाड़ी आई थी, बहुत सारे लोग उसमें आते हैं। तो वो आए और हमें बताया कि आपके ऊपर का फ्लैट है, लेकिन आपका भी हमें चेक तो करना पड़ेगा। दोनों फ्लैट एक ही बिल्डिंग में है इसलिए। और वो कोर्ट से वारंट लेके आए थे। फिर हम्म हमने अपनी पासपोर्ट दिखा दी, तो वो चेक करके चले गए। तो ऐसा एवरीडे सब जगह पे आता है। लास्ट वीक यहाँ पीएम ने अपना खुद का एक वीडियो जारी किया है, शायद हम्म आपने देखा होगा या नहीं। वो खुद कुछ इमिग्रेशन वालों के साथ रेड में गए थे। और जो समुद्र के रास्ते से बहुत सारे लोग बोट के माध्यम से जो यूके में आ रहे हैं अभी, हम्म तो वो बोट में भी वो बैठ के पीएम गए थे। और इसके साथ भी वो सब जगह पे देखने के लिए जाते हैं, और बोला कि हम किसी को भी अब एंट्री नहीं देंगे। तो वो ऐसे सबको ढूंढते हैं। तो जो बरसों से यहाँ जिसके पास पासपोर्ट नहीं, वो भी अभी तक है। जो मतलब इमिग्रेशन के हाथ लग गए, वो अभी डिटेंशन सेंटर में है। हिथ्रो एयरपोर्ट के नजदीक जो डिटेंशन सेंटर है, वहाँ सबको रखा हुआ है। और एवरीडे वो ढूंढते हैं, शॉप में ढूंढते हैं, फैक्ट्री में ढूंढते हैं, जहाँ जहाँ लोग रेस्टोरेंट में, क्योंकि ज्यादातर ये लोग कहाँ काम करते थे, रेस्टोरेंट में काम करते हम्म थे। कहीं भी बड़े बड़े शॉप होती है, शॉपिंग सेंटर होते हैं, तो उसमें वो जॉब करते हैं। तो वहां से वो उठा लेते हैं, क्योंकि हम्म उसको वीजा तो नहीं है, फिर भी वो काम करते हैं, वो वापस रिटर्न कोई जाता नहीं है। क्योंकि हम्म वो आते ही है यहाँ रुकने के लिए। ये तो हम्म एक बहाना लोगों को चाहिए। वीजा कौन सी है उसे कोई मतलब नहीं है। हम्म जिसको यहाँ आना है यूके में, उसका एक ही मकसद है, यूके बिल्कुल आना बिल्कुल। है और यहाँ काम करना है।
वो माध्यम कोई भी हो, चाहे वो वर्क वीजा हो या स्टूडेंट वीजा हो या फैमिली वीजा। तो यहाँ आने के बाद वो मैंने बोला जैसे अभी ब्रेग्जिट के बाद तो उसका लो पूरा चेंज हो जाएगा, और पहले भी अलग था अभी भी अलग है। लेकिन उसको जो स्टूडेंट में आए हैं वो 20 आवर वो जॉब कर सकते हैं, उसको अलाउ, उससे ज्यादा नहीं। हम्म। लेकिन अभी ऐसा अभी न्यूज में आया था कि ये लोग 30-40 आवर्स काम कर, ओके। तो वो भी अभी बहुत सारी जगह से वो वीडियो आया था पुलिस का और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का। और इंटरव्यू में देखा कि वो लोग तो बता रहे थे हम इतना इतना घंटा काम करते हैं। हम्म। तो वो पूरा प्रोसेस अभी मैंने बोला ना फिक्स नहीं है कि उनको वीजा मिल जाएगी, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर जो जो यूरोपियन पासपोर्ट लेके आते हैं उनको भी यू सेटलमेंट नहीं मिलता है, तो जो हम्म। स्टूडेंट आते हैं उनको तो नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर, हाँ, कुछ कंपनी में जैसे एनएचएस है हॉस्पिटल, तो उसमें डॉक्टर नर्स ये यहाँ बहुत जरूरत होती है। अगर इंडिया से भी कोई नर्स है, डॉक्टर है या टीचर है, तो वो वहां से अप्लाई करेंगे तो उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनको तुरंत वीजा मिल जाएगा। ओके। और ये यहाँ जो पढ़ने आते हैं उनका तो पर्पस क्या होता है, पढ़ना होता है ना, कि हम हम्म। तो यहाँ डिग्री लेने आते हैं, रुकने के लिए नहीं। हम्म। अगर 1 लाख लोग यहाँ आए हैं डिग्री लेने के लिए, वो रुक जाएंगे, फिर दूसरे साल 1 लाख आएंगे वो रुक जाएंगे, तो फिर तो अभी अलग यहाँ है। जो जॉब में भी थोड़ा दिक्कत है। बहुत सारी कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी थी वो बंद हो गई, उसकी वजह से थोड़ा जॉब में दिक्कत है। ओके। तो अगर सब रुक जाएंगे, सबको ऐसे ही वीजा मिल जाएगी, तो फिर बहुत बड़ा इश्यू होगा, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट को फिर पेमेंट करना पड़ता है बेनिफिट के रूप में। जिसके पास जॉब नहीं उनको देना पड़ता है, उनका एम्प्लॉयमेंट। रहने का, खाने का, हम्म। सब कुछ। हम्म। तो अभी यहाँ गवर्नमेंट लॉस में चल रही है, वो यूक्रेन वार की वजह से। हम्म। तो अभी उनका भी जैसे स्टूडेंट वीजा में पूरा फैमिली लेके आ रहे थे तो वो भी कट कर दिया है। वैसे ही उनको यहाँ रहने के लिए अभी ऐसा कोई रूल्स बनाए नहीं है कि जो स्टूडेंट वीजा लेके आ गया वो सब यहाँ रुक जाएंगे। तो हम्म। आगे क्या बनेगा उसका कोई पता नहीं है, लेकिन अभी बिल्कुल। कोई उसका फिक्स नहीं है। हाँ, तो अभी तो जिसको आना है वो आ जाए अपने स्टडी करने के लिए, और वो 20 आवर्स वो जॉब कर सकते हैं, हम्म। उतना पता है। हाँ, वो रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे फैमिली के जो अभी घर में वो रहते भी है ओके। और वो पढ़ते भी है, जॉब भी करते हैं। तो मेरे रिलेटिव है, क्योंकि हमारा तो पूरा गांव 80% मेरा गांव यूके में है, और ओके। मेरा पूरा फैमिली मतलब पूरा फैमिली इधर है। तो मेरे ओके। जितने भी रिलेटिव है उसके घर में ये जो स्टूडेंट आए हुए हैं वो एक एक कमरा रेंट पे रख के वो उधर रहते हैं। वो यूनि भी करते हैं और जॉब भी करते हैं। लेकिन बराबर। आगे उसका क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये तो अभी नई शुरुआत हुई है ना। बराबर। ये सिस्टम ब्रेग्जिट के बाद, लॉकडाउन कोरोना के बाद अब ये नया सिस्टम शुरू हुआ है। तो हम्म। वो तो आगे जाके क्या होगा वो नेक्स्ट ईयर, या उनका जो टर्म्स खत्म होगा उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग है, 2 साल हुआ। बराबर बराबर। तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और आप जैसे जिस तरह से बता रहे हैं कि रोज रूल चेंज हो रहे हैं, तो पीआर करना और या सिटीजनशिप लेना और आगे जाके और मुश्किल होगा मुझे लगता है। तो अगर हम आगे बात करें कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, तो वहां पर जॉब मार्केट का क्या हाल है? जैसे कि यहाँ पे कनाडा में भी अगर अगर टोरंटो वगैरह एरिया का हम बात करें, तो वहां पर भी स्टूडेंट्स बहुत सारे आ गए हैं। उसकी वजह से बहुत सारी लाइनें लग रही है। अगर मैकडोनल्ड्स या केएफसी जगह पर उस रेस्टोरेंट में भी अगर कोई एक जॉब निकलती है तो हजारों की लाइन लग जाती है वो एक जॉब लेने के लिए, क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया हो गया, वहीं पर सबको रहना है, और उसी वजह से ये सब जॉब क्राइसिस हो रहा है। इतनी जॉब है नहीं और ये लोग बहुत सारे लोग को बुला लेते हैं यहाँ पर। तो यूके में भी क्या ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जॉब का कि एक वैकेंसी पर हजारों लोग लाइन पे खड़े, या तो क्राइसिस है जॉब के? जी, आपने बिल्कुल सही किया, जो आपने बात बताई सेम यहाँ भी है। ओके। सब जगह पे, जी, सब जगह पे स्टूडेंट को जॉब मिलता है,
क्यों मिलता है? क्योंकि उसको सैलरी कम देनी पड़ती है। हम्म। तो अभी क्या हुआ था, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट आप फैमिली लेके आने लगे, तो सारे जितने भी शॉपिंग सेंटर है या फैक्ट्रीज है, कहीं भी आप देखो तो उसमें कुछ शायद पता नहीं गवर्नमेंट ने ऐसा रूल्स बनाया है या वो मुझे एग्जैक्ट ख्याल नहीं, लेकिन हर जगह पे उनको जॉब पे रखना, ऐसी बात हो रही। हम्म। तो स्टूडेंट को हर जगह पे जॉब मिलती थी, क्योंकि उनको सैलरी कम देनी पड़ती है, और जो यहाँ रहते हैं उनको ज्यादा। हम्म। तो दिक्कत अभी ये हो गई, मैंने बोला ना अभी स्टूडेंट में जो कट ऑफ किया उनका फैमिली का, यही वजह है। क्योंकि जो स्टूडेंट आने लगे वो सारे जगह पे सेट होने लगे जॉब में, तो यहाँ के जो प्रॉपर रहने वाले हैं उनको जॉब कम कम हो गई। होता है। हम्म। मतलब वो घर पे बैठ गए और ये लोग काम करने लगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कट ऑफ कर दिया कि ये तो गलत हो गया। यहाँ के लोग जो बहुत सालों से रह रहे हैं उनको जॉब कम मिल रहा है। तो ये जो आपने दिखा है ना, ये जो बेसिस है, आप हर शॉपिंग सेंटर या फैक्ट्री में जाएंगे, कहीं भी फिक्स नहीं। वो 4 पाउंड से लेके 15-20 पाउंड तक आप देख लो, वो उसका एक ही जगह पे Variation। काम करने वाले का भी अलग अलग होता है। ये मैं दर्शकों को, भरत भाई एक मिनट को इंटरप्ट कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि कनाडा और यूके में मिनिमम जो वेजेस है उसमें डिफरेंस ये है कि कनाडा में कोई भी एज का जो बंदा हो उनको एक फिक्स, जैसे कि $15 है तो वो फिक्स मिलता है। लेकिन यूके में ये सिस्टम थोड़ी अलग है कि वहां पर एज के हिसाब से मिनिमम वेज मिलता है। तो ये क्राइटेरिया क्या है भरत भाई, और ये क्यों है, आप बता पाएंगे कुछ इसके बारे में? नहीं, इसमें क्राइटेरिया नहीं है। ये तो जो जैसे मान लो फैक्ट्री है, शॉपिंग सेंटर है, रेस्टोरेंट है, या कोई छोटी शॉप है, तो वो उसके मालिक अपने हिसाब से ही वो उसको सैलरी देते हैं। ओके। गवर्नमेंट का तो एक फिक्स रेट है, है। लेकिन हाँ, लेकिन उस हिसाब से कोई चलता नहीं है। ओके। उससे ज्यादा मिलता है और कम मिलता है। हर ओके। जगह पे ऐसा ही है। बराबर बराबर। ओके ओके। तो ये तो हो गया हमारा मिनिमम वेज का। आप कनाडा का जैसे कि देख रहे हैं कि प्रोविंस वाइज यहाँ पर अलग अलग रहता है। अगर आप ओंटारियो वगैरह में है तो $15 है, और सस्केचुआन मोनिटोबा में 14 या $13 के आसपास है। हर एक जगह पर अलग अलग रहता है, लेकिन एवरेज आप $15 पकड़ के चलिए, कनाडा में चलता है मिनिमम वेज। और अगर हम आगे बात करें सैलरी वाइज भरत भाई, तो वहां पर एक बंदा अगर काम करता है पूरा महीना तो वो एवरेज कितना कमा लेता है? क्या उसको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है वहां पर, वो क्या वो अफोर्ड कर पाता है एक मकान किराए पे रखना या अपार्टमेंट किराए पे रखना, ग्रोसरी लेना, या तो खर्चे बाकी के क्या क्या रहते हैं वहां पर? अ, आप आपके वहाँ शायद सिस्टम अलग होगा। यहाँ हर स्ट्रीट में रेंट अलग होता है। हर स्ट्रीट में जो हम कोई अगर बाय करेगा खुद का मकान, उसकी प्राइस अलग रहेगी। यहाँ हर गांव में, मतलब यहाँ का छोटा सा टाउन हो, विलेज हो या सिटी हो, हर जगह पे उसका प्राइस अलग अलग है। फ्लैट का अलग होता है, स्टूडियो फ्लैट का अलग होता है। मतलब कोई एक फिक्स रेट नहीं है कि इतना। जैसे हम रहते हैं रेंट पे इधर, तो ये हमारा मेन ब्रॉडवे कहलाता है। रेलवे स्टेशन या शॉपिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज सब मेरे घर के आसपास है। तो ये हाई एक्सपेंसिव एरिया है। हम्म। थोड़ा हम आगे जाएंगे, वहां जाएंगे तो वो 200-300 पाउंड कम रेंट कम होगा। हो जाएगा। हाँ, मतलब जैसे अभी मैंने बोला ना, ना वीजा का कोई फिक्स नियम है, ना कोई जॉब का कोई वेजिस का है, ना ये रेंट का, या आप कोई बाई करेंगे तो उसका। सब अलग अलग होता है, एरिया के हिसाब से होता है। हम्म। पूरे यूके का सब जगह पे अलग होता है। ये हमारे सिटी में आता है, लंदन में, जहाँ मैं रहता हूँ।
और यहाँ से बाहर जाएंगे तो वो फिर क्या गांव कहलाता है। हम्म। तो वो गांव का जो भाव है वो बहुत कम होता है वहाँ पे। बराबर। जैसे हमारे रिलेटिव दूसरी जगह पे रहते हैं, तो वहाँ 700 600 800 पाउंड एक हाउस का रेंट होता है। हम्म। हमारे यहाँ वो सेम मकान यहाँ पे 2,000 पाउंड से शुरू होता है। ओके, इतना डिफरेंस रहता है। हाँ इतना। लेकिन दूसरे अगर एरिया में आप जाएंगे तो उससे भी कम वहाँ है। तो सिटी में आप जाएंगे तो हमारे एरिया से डबल होता है। हम्म। तो मतलब कोई जगह आपने जैसे थोड़ा एरिया चेंज किया, 2 4 माइल यहाँ से आप मूव हो गए, तो फिर चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ तो ये वो कॉस्ट। जो चीज मिलती है खाने की उसमें भी ऐसा ही है। दो दो शॉप नजदीक नजदीक होती है, दोनों में वही सेम चीज, उसका भाव अलग होता है। ये हालत है यहाँ की। क्योंकि बिल्कुल। हम जिस शॉप 2 शॉप नजदीक नजदीक है, वहां से हम जो चीज लेते हैं, टमाटर अगर दोनों शॉप से लेंगे, दोनों में डिफरेंस। ओके ओके। ये हालत बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप अगर अपना आप बताए तो मतलब क्या वहां पर अफोर्ड कर पाते हैं रहने के लिए, अगर आप अकेले अगर जॉब करते हैं, कोई एक फैमिली में अगर एक या दो बच्चे हैं, तो क्या वो अफोर्ड कर पाते हैं वहां रहना, या फिर मुश्किल है वहां पर कंपेयर टू है। अदर। ये ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि जो लोग आते हैं ये बात देख के ही आना चाहिए कि ये स्थिति क्या है। जैसे कोई एक बंदा अगर इंडिया से इधर आता है, तो वो एक कमरे में किसी के घर में रेंट पे रहता है। तो पहले 300 पाउंड था 1 मंथ का रेंट, उसमें खाना पीना सब इंक्लूड था। लेकिन मैंने बोला ना, हर गांव में हर सिटी में उसका अलग अलग होता है। टू हम्म। फिफ्टी से लेके 350 तक का था। लेकिन अब इस साल सारी चीजें महंगी हो गई। इन्फ्लेशन की जो वजह यूक्रेन वार की वजह से सारा कुछ यहाँ महंगा हो गया। तो अब 400 से 500 तक का वो है, जो मैंने बताया ना, स्टूडेंट जो रहते हैं, स्टूडेंट 500 पे करते हैं एक कमरे का, जो साथ में वो शेयरिंग करते हैं। तो खाना पीना साथ में आ जाता है। कुछ मकान ऐसे होते हैं कि जहाँ पे खाना नहीं मिलता, सिर्फ रहने का वो पे करते हैं, खाना वो बाहर खाते हैं। कुछ हाउस ऐसे होते हैं वहाँ खुद वो कुकिंग करके खाना खाते हैं। तो सबका अलग अलग होता है। लेकिन 300 से लेके 500 तक अभी चल रहा है एक एक का। अगर वो जॉब कर रहे हैं, अच्छा जॉब है, तो ठीक है, वो उनको 15 से 2,000 पाउंड तक मंथली इनकम होगी। बराबर। और ये 500 उसको ये निकालना पड़ेगा। ट्रेन का यहाँ बहुत महंगा है, अगर वो दूर कहीं जॉब पे जाएगा तो 200 पाउंड से ज्यादा उसका। हाँ भरत भाई, हम बात कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि जो खर्चा है वो पर स्टूडेंट। हाँ तो वो बस का और ट्रेन का, बस का कम होता है, ट्रेन का बहुत ज्यादा होता है, 200 पाउंड से ज्यादा हो जाता है। क्योंकि यहाँ जो ट्रेन चलती है वो जोन के हिसाब से चलती है। हम्म। तो उसका बहुत हाई टिकट है। तो 200 से 300 पाउंड वो आपको अलग निकालना पड़ेगा। मतलब मंथली तो 200-300 पाउंड का पास है उसका। हाँ, ओके। मतलब दूर दूर, क्योंकि हमारे यहाँ जो रहते हैं वो भी सिटी में जॉब करने जाते हैं, तो वो जोन अलग अलग चेंज होता है, तो का ज्यादा टिकट होता है। हम्म। तो ऐसे एक अगर सिंगल व्यक्ति है तो वो थोड़ा बचत करके अगर उसको सैलरी अच्छी है, जॉब अच्छा है, तो महीने का वो 1,000 पाउंड तक बचा ले। हम्म। अगर जॉब अच्छी नहीं है तो फिर लास्ट में उनके पास 100 200 पाउंड शायद बचेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे है लोग यहाँ जो शॉप में काम करते हैं, मैंने बोला ना, जहाँ पे सिर्फ 5 पाउंड मिलते हैं। तो वो हम्म। 12 घंटे काम करना होता है, और वो फिर कम सैलरी में, क्योंकि वो मजबूरी होती में करना पड़ता है। हम्म। और फैमिली की भी बात करूँ,
फैमिली में ऐसा है कि अगर एक बंदा कमाने वाला और तीन चार लोग खाने वाले हैं, तो फिर आपको बहुत कॉस्टली हो। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि एक अगर बंदा काम कर रहा है, तो वो हाउस का वो रेंट है, उसमें गवर्नमेंट हेल्प करे। तो ओके। वो हाउसिंग बेनिफिट सिस्टम है। हम्म। अगर लो इनकम है तो बाकी का गवर्नमेंट पे करे। ओके ओके। आपको सिर्फ काउंसिल टैक्स, लाइट, गैस और पानी, टीवी लाइसेंस और अपने घर में जो इंटरनेट वो आपको निकालना पड़ेगा। बाकी जो रेंट है वो उसमें सैलरी के हिसाब से वो काउंट करके फिर गवर्नमेंट आधा से ज्यादा या कम, कितनी सैलरी है डिपेंड, तो वो पे करते हैं। ओके। इस वजह से सब लोग यहाँ रुके हुए हैं। हम्म। मान लो अगर कल गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि अब हाउसिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो शायद ऐसा लगता है कि लाखों लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ओके ओके। क्योंकि हाँ, क्योंकि उनका रेंट, आधा रेंट गवर्नमेंट काउंसिल पे करता हम्म। है, और बच्चों को भी जो बेनिफिट मिलता है, तो ऐसे घर चलता है, तो वो ज्यादा उसकी बचत नहीं होती है। फैमिली में अगर दो लोग कमाने वाले हैं या तीन है तो ठीक है, लेकिन बराबर। एक कमाने वाला तो पीछे कुछ भी बचता नहीं है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट पे करता है, तो वो सिर्फ यहाँ रहते हैं, खाते हैं, जॉब करते हैं, बस इतना ही। हम्म। ओके। तो ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ लिविंग। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाएंगे, तो हमने अभी कनाडा के कॉस्ट ऑफ लिविंग में के बारे में एक पूरा वीडियो बनाया था, तो कि जिसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया था। अगर कोई न्यू कमर आ रहा है तो रेंट क्या है यहाँ पर, ग्रोसरी क्या है, खर्चे क्या है, और मोबाइल प्लान, इंटरनेट, बस पासेस, अगर कार लेते हैं तो कार का इंश्योरेंस। तो अगर चाहे तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर हम आगे बढ़े अभी इसमें, तो रियल एस्टेट का हमने जैसे कि भरत भाई ने बताया कि हर एक जगह पर यहाँ पर अलग अलग रहता है रेंट। और अगर आप घर भी बाई करना चाहते हैं तो एरिया के हिसाब से अलग अलग है। इवन आप लंदन का भी कंपेयर करें तो, और अगर गांव में चले जाते हैं तो थोड़ा सस्ता हो जाता है कंपेयर टू लंदन। तो यहाँ पर भी सेम है। अगर आप टोरंटो वगैरह जीटीए एरिया में रहते हैं तो वहां पर बहुत महंगा है। और अगर आप दूसरे प्रोविंस में, जैसे कि मैं मैनीटोबा में रहता हूँ, अगर वहां पर आप रहते तो कंपेयर टू टोरंटो काफी सस्ता पड़ता है आपको रहने के लिए। और अगर घर भी लेना है तो वो इजी हो जाता है, जबकि टोरंटो में वही घर आपको 1 मिलियन के नीचे मिलेगा नहीं, वहां पर प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज्यादा है। और अगर हम आगे बात करें भरत भाई, तो हेल्थ केयर में वहां पर हालात क्या है? जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो भी फीचर्स है वो कनाडा और यूके के सेम है। हेल्थ केयर के बारे में यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, पब्लिकली फंडेड है। जो भी डॉक्टर्स वगैरह है वो भी गवर्नमेंट रहते हैं, और प्राइवेटली ऑपरेटेड है। और वहां पर मतलब अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो वेटिंग टाइम्स वगैरह क्या रहते हैं आपको, अगर क्लिनिक्स वगैरह में जाते हैं कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, ऑपरेशंस के लिए, या कुछ भी? जी हाँ, एनएचएस के बारे में तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि 10 साल तक हमने हॉस्पिटल के चक्कर काटे हैं। क्योंकि हमारे फैमिली में कुछ लोगों को जो दिक्कतें थी, उसके लिए हमें बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो पहले तो जीपी का सिस्टम होता है। जीपी में पहले सब ठीक ठाक चल रहा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से ये कोरोना आया तब से सारा सिस्टम चेंज हो गया। हम्म। तो अभी क्या है, उसमें अपॉइंटमेंट का बहुत इश्यू है। जीपी में भी हमें अपॉइंटमेंट चाहिए तो भी वेट करना पड़ता है। और हॉस्पिटल की तो अभी बात की कुछ और है, क्योंकि मैं अपना, दूसरे की क्या बात करूं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, दो दो साल से मुझे पेट में दर्द था। तो उसकी अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल में 6 महीने के बाद मुझे मिली। वो अपॉइंटमेंट भी टेलीफोन। हम्म। वो टेलीफोन पे सिर्फ बात करते, पूछते क्या हाल है, तो हम जैसे हम आमने सामने पूछते हैं ना, कैसे ओके। हो आप, हाँ। और डॉक्टर फोन करके ऐसे, कैसे हो, तो मैं उनको बताया था मेरे पेट में दर्द है, ऐसी दिक्कत।
ठीक है, 3 महीने के बाद हम फिर बात करेंगे। तो 3 महीने की वो अपॉइंटमेंट आती थी। फिर पूछता है, मैंने बोला अभी तो वैसा ही है, बढ़ता जा रहा है दर्द। तो बोला ठीक है, 3 महीने के बाद हम दूसरी अपॉइंटमेंट। ऐसे पूरा 2 साल हो गया मेरा। 2 साल के बीच में मेरा एमआरआई हुआ, सोनोग्राफी हुआ, एक्सरे हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ। तो इतना लंबा टाइम निकल गया। मैं इंडिया गया था, वहां भी मैंने दिखाया, लेकिन मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। हम्म, वो तो मैंने अपनी सिस्टम से फिर ये 5 दिन में ये पूरा दर्द ठीक कर लिया। मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया। हम्म, लेकिन वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत हॉस्पिटल जा चुके हैं। मेरी मदर की रेगुलर जो दवाइयाँ चालू है, बीपी, डायबिटीज वगैरह, क्योंकि वो तो रेगुलर चालू रखनी पड़ती है, डॉक्टर ने बोला है तो वो तो करना ही पड़ता है। हम्म, तो एवरी 3 मंथ ब्लड टेस्ट होता है। मेरा भी एवरी 3 मंथ ब्लड टेस्ट होता है, क्योंकि मुझे थायराइड आया था रिपोर्ट में, फैटी लिवर और कोलेस्ट्रॉल। तो एवरी 3 मंथ हमें वो सामने से फोन आता है कि आप आओ, हम्म, क्योंकि वो लिस्ट में नाम आ जाता है या ओके, आप क्रिटिकल कंडीशन में है। तो ओके, हम हमें सामने से फोन आता है, आप आओ, आपका ब्लड टेस्ट करना है, आपको वो टेस्ट करना है। लेकिन जो बराबर, दूसरे लोग हैं, बीमार नहीं है, अगर उनको जाना है तो उनको लंबा वेट करना पड़ता है। ओके, और जब इमरजेंसी में हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो हम्म, वहाँ 5 से 7 घंटे वेट करना पड़ता है, ओके, इमरजेंसी में भी। क्योंकि हम्म, मैं कई बार जा चुका हूँ इमरजेंसी में भी, मुझे मलेरिया हुआ था तब गया था, कोरोना हुआ था 3 बार मुझे, और इन्फ्लुएंजा हुआ था। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें किसी को होते हुए मैं साथ में जाता हूँ। तो 3 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे हॉस्पिटल वेट करना होता है। तब वहाँ जो लोग आते हैं, एक्सीडेंट वाले, हम्म, उनको मेरे पास एक बंदा बैठा हुआ था, वो गोरा था। उसको यहाँ से ये पूरा यहाँ से फट गया था, इसे अलग हो गया था यहाँ ओके, से। और टिश्यू पेपर हाथ में रख के, इससे रख के मेरे पास वो 3 घंटे बैठा था। ओ मैं अभी मुझे ये जो लास्ट टाइम मैं हॉस्पिटल गया था, तब वो भी गोरी थी, लेडीज। शायद वो क्या होगा पता नहीं, वो जल गई, उसका हाथ, मुंह सब। कुकिंग के टाइम क्या होगा पता नहीं। तो वो मेरे पास बैठी हुई, चल चिल्ला गया रही था थी, सर, रो रही थी। हाँ, वो उनका भी 3 घंटे हो गया। हम्म, पता नहीं, बाद में तो मेरा टर्न आ गया, लेकिन उसका कब आया पता नहीं। तो मैंने देखा है, जब मुझे मलेरिया हुआ और मैं एडमिट हुआ था, तब एक्सीडेंट के केस जो आ रहे थे, तो ब्लड सारे शरीर से जा रहे हैं, बहुत लगा है, फ्रैक्चर हुआ है। वो लोग भी वहां कितने इतने घंटे तक बैठे। तो ये थोड़ी दिक्कत है। और अभी ये जो कोरोना के बाद केस जो पेंडिंग हो गए, उसकी वजह से ऑपरेशन 2 2 साल, 1 1 साल के बाद वो अपॉइंटमेंट आती है, हम्म, क्योंकि लाखों केस पेंडिंग हो गए। और अभी ये मैंने बोला ना, वार की वजह से, यूक्रेन वार की वजह से यहाँ बहुत लॉस हो गया। तो अभी बजट सब जगह पे कट किया। तो ये अभी एनएचएस में थोड़ी दिक्कत है। हम्म, पहले बेहतर था, अभी उतना नहीं है कि ये सारे लोगों का वो ट्रीटमेंट जितना टाइम में करना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो वो तो दिक्कत है। तो हमारे लोग तो इंडिया चले जाते हैं, और हाँ। यहाँ कोई जाता नहीं। तो मैं समझता हूँ यहाँ कनाडा में भी यही हाल है, वेटिंग बहुत रहता है। तो हमें इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम या हेल्थ केयर है उसको धन्यवाद कहना चाहिए कि इतने लोगों को वो देते हैं, इतना इमरजेंसी में ट्रीट करते हैं। और वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल भी रहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट में आप वेट नहीं करना चाहते तो प्राइवेट में आप पैसे देकर भी वो कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर यूके, कनाडा या यूएसए में ये पॉसिबल नहीं है। वो आपको वेटिंग में ही वेट करना पड़ेगा, जब तक आपका नंबर नहीं आता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट होगा। जैसे भरत भाई ने बताया कि अगर आप क्रिटिकल कंडीशन में, जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी आपको घंटों वेट करना पड़ता है। मैंने भी यहाँ बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक
बच्चे को केओटी जो एक वुल्फ जैसा एनिमल आता है उसने पीछे से तोड़ दिया था, तो उसका पूरा स्कल्प निकल गया था पीछे से। तो उस हालत में भी उसको 6-7 घंटे बिठाए रखा बच्चे को, और वो रो रहा है, उसके मम्मी-पापा चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर भी वही हालात है। तो ये बहुत ही सीरियस है हेल्थ केयर के मामले में, जो भी ये हम डेवलप कंट्रीज कहते हैं, उससे इंडिया में लाखों गुना गुना मैं कहूँगा ईज़ी और अच्छा है। हालाँकि वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे ये फ्रॉड्स वगैरह, स्कैम वगैरह भी होते हैं, हाँ। लेकिन अगर आप कोई अच्छा डॉक्टर पकड़ ले इंडिया में, तो मैं कहता हूँ कि वो लाखों गुना अच्छा है यहाँ यहाँ के सिस्टम से। और आगे हम बात करें परत भाई, तो वहाँ मैं पर एक बात बताना चाहता अभी इसमें एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो चूंकि ये एनएचएस की बात आई तो वो बात मैं बता दूं। जो नए लोग आ रहे हैं, मतलब अभी जिसको ईयू सेटलमेंट नहीं मिला है या रेसिडेंट नहीं मिला है, अगर वो लोग यहाँ है और हॉस्पिटल में गए, फिर उनको बहुत बड़ा पेमेंट चुकाना पड़ेगा हॉस्पिटल गवर्नमेंट हुँ, को। हुँ। ये बात सबको याद रखनी है। हाँ, अगर आप बीमार हुए तो बहुत मुश्किल होगा, इंश्योरेंस लेके ही क्योंकि आना है। हाँ, और यहाँ हॉस्पिटल में अगर आप भूल गलती से भी गए तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी लास्ट मुझे नवंबर में जब मैं बीमार था, तब मैं हॉस्पिटल एडमिट हुआ था। डिस्चार्ज किया, घर पे आ गया, उसके बाद तुरंत ईमेल आ गया, आप अपना स्टेटस का प्रूफ दो। तो बराबर। वो पासपोर्ट की कॉपी और ईयू सेटलमेंट, वो हुँ, दोनों मुझे उसकी वेबसाइट पे, एनएचएस की वेबसाइट में सबमिट करना पड़ा। तो इन्फ्लुएंजा हुआ था, वो तो वायरल है। मैं हुँ, हॉस्पिटल से आया, मेरी वाइफ को हो गया। वो दूसरे दिन हॉस्पिटल गई, एडमिट हुई, वो आ गई, फिर मेरी लड़की को हुआ, वो हॉस्पिटल गए, एडमिट हुई। आने के बाद तुरंत सबका ईमेल आ गया, आपका स्टेटस दो और पासपोर्ट और यू सेटलमेंट। अगर वो नहीं दिया तो फिर उसका पूरा अच्छा। कॉस्ट हुँ, पे करना पड़ेगा, और बहुत महंगा है यहाँ पाउंड के हिसाब से। वो बिल्कुल। बहुत हज़ारों डॉलर, हाँ। हज़ारों पाउंड आता होगा। हाँ, जी हाँ। तो ये जो नए लोग आने वाले हैं उनके लिए खास ये पास है, कि अगर आपको यहाँ का राइट नहीं मिला है तो फिर आपको हॉस्पिटल से दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा। जी हाँ। बिल्कुल। तो अगर हम आगे बात करें, तो वहाँ पर क्राइम और सेफ्टी के क्या हालात है? जैसे कि मैं एक ये ऑनलाइन देख रहा था, तो यूके में बहुत ही ज़्यादा क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं अभी पिछले कुछ दिनों में। तो आप वहाँ पर लोकल है, तो आप बता पाएँगे कि वहाँ पर अगर बर्गलरी या तो मर्डर या तो रॉबरी, ऐसे क्राइम रेट्स कैसे हैं? और ये जो ऑनलाइन डेटास दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से ठीक है या भी नहीं? तो हम बात कर रहे थे कि सेफ्टी के हालात वहाँ पर कैसे कैसे है? क्राइम रेट के हालात क्या क्या है? मर्डर रेट है या तो रॉबरी है, लूट है? उसके बारे में आप कुछ बता पाएँगे? आप वहाँ पर लोकल है तो? जी हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अभी क्राइम रेट एवरी डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम भी बाहर जाते हैं तो अब सोच समझ कर जाना। क्राइम रेट की हम बात करें तो अभी बढ़ता ही जा रहा है। 1,000 व्यक्ति के बीच में 87% अभी दिखा रहे हैं, मतलब वो 90 भी आप कह सकते हैं। तो इतना क्राइम रेट बढ़ गया है। मर्डर करना, चोरी करना, और रास्ते में तो वो एवरीडे होता है। मैं अपने आंखों से देख के आता हूँ। जब बराबर। भी मैं बाहर जाता हूँ तो हर जगह पे मैं वो देख के आता हूँ। कहीं ना कहीं एवरीडे से फाइटिंग होती रहती है। और ये हथियार से, यहाँ गन नहीं है, लेकिन वो चाकू लेके भी वो अटैक करते लूट हैं। लेते हैं। और और घरों में भी चोरी होती है, दिन में होती है, यहाँ रात को नहीं होती। दिन में चोरी। जैसे हमारे इंडिया में रात को चोरी होती है, दिन में रेयर केस में होती होगी, लेकिन यहाँ रात को कभी वो रेयर केस में होती उल्टा है, दिन है। में होती है। जैसे हमारे बहुत सारे रिलेटिव, मेरे रिलेटिव के घरों में भी ऑलरेडी चोरी हो चुकी है। हुँ, हुँ। और कुछ ही
मिनटों में। जैसे 3 बजे बच्चों को लेने जाना है स्कूल पे, तो वो जैसे ही स्कूल जाएंगे 15-20 मिनट में वो लेके आते हैं, उस टाइम चोरी हो जाती है घर में। ओके, मतलब कोई तो जानने वाला, मतलब आसपास तो वो आपको ट्रैक कर रहा है, या तो हाँ, उसे पता है लेकिन कि ये हर स्ट्रीट में होता है। और आप यहाँ का अगर यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, टिकटॉक पे देखेंगे कहीं पे वीडियो, तो एवरी डे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज आपको मिल जाएगी। हम्म, कार बाहर खड़ी है तो वो कार को भी नीचे से उसका स्पेयर पार्ट निकाल के ले बेच जाते हैं। देते हैं। हम्म, हाँ। और साइकिल साइकिल तो आप कहीं भी ऐसे रख भी नहीं सकते, वो रखे उसके भी स्पेयर पार्ट गायब। मतलब पूरा तो कभी कभी वो गायब होता है, स्पेयर पार्ट ही गायब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यूके के स्ट्रीटों में निकलेंगे, आधी साइकिल आपको मिलेगी, आधी। आती सही कर। हाँ। इस एरिया में आप जाएंगे, जो लॉक लगा के जाते हैं ना, हम्म। तो ये साइकिल लॉक पे ही है, उसका एक व्हील गायब होता है। ओके। ऐसे बहुत साइकिल ऐसी पड़ी होती है। कार में तो घर के आगे से ही वो स्पेयर पार्ट निकाल के चले जाते हैं। घर के अंदर क्योंकि पूरा यहाँ तो कांच का ही विंडो होता है, तो हम्म। वो खोल के फिर अंदर आके लेके चले जाते हैं। और बाहर की बात करें तो बहुत सारे ऐसी जगह होती है स्पेसिफिक, वहाँ ज्यादा ये लोग अटैक करते हैं। और वो गैंग आती है, सब गैंग में होता है। हम्म। तो मेरे मेरे रिलेटिव्स जो है, फ्रेंड्स है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके साथ ये घटना हो चुकी है। हम्म। किसी ने मोबाइल छीन लिया, या पैसे ले लिए, या वो एटीएम से मेरी सिस्टर ने 200 पाउंड निकाला, तो वो मशीन से वो निकल निकल रहा था, वो आया और लेके चला गया सुबह 9 बजे, ओ, दिन में, ओ। पब्लिक के बीच में। तो मतलब वो क्या, मतलब कुछ हथियार लेके आते हैं, गन या तो फिर चाकू या ऐसा कुछ, या फिर ऐसे ही आते हैं? गन अलाउड नहीं है, तो वो कभी कभी चाकू उसके पास होते हैं, तो वो हम्म तो यहाँ पुलिस बहुत सारे लोगों को सर्च करती है, पकड़ती है, क्योंकि हथियार तो अलाउड नहीं है यहाँ पे। हम्म लेकिन ये जो क्रिमिनल गैंग होती है वो लेके घूमते हैं, फिर वो पुलिस उसको अरेस्ट करती है, सब कुछ होता है। हम्म। लेकिन उतना अब पुलिस का डर नहीं रहा किसी को, क्योंकि बराबर। क्राइम रेट है। अगर वो हम पर अटैक करेंगे, चोरी करेंगे, तो फिर पुलिस उतना उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती। बोलते हैं वो यस। दोबारा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो कोई कंप्लेन भी नहीं करता है बाद में। ऐसी हम्म। स्थिति, क्राइम बहुत बढ़ गया है। और अकेले जाने में भी डर लगता है। अ, रात को भी ट्रैवलिंग करेंगे बस में, तो उसमें सारे ड्रिंक वाले ही मिलेंगे। बराबर। वो ड्रग्स ड्राइवर वगैरह। के साथ एवरीडे वो फाइट करते हैं, फिर पुलिस बुलाते हैं, तो ये वो होता रहता है। क्योंकि हम तो रात दिन ट्रैवल करते हैं, हम पता है बस में क्या होता है, बाहर क्या होता है, स्ट्रीट पे क्या होता है। रात को तो सब ऐसे पूरे होते हैं, ये भी के फिर ये झगड़ा सब चलता है। तो थोड़ा सेफ, हमें अपनी सेफ्टी से चलना पड़ता है। हम्म। अकेले हम इसलिए बच्चों को भी नहीं जाने देते। तो बस स्टॉप तक हम उसको छोड़ने, वाइफ है अगर बच्चे हैं तो छोड़ने जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति है। तो अब यूके में थोड़ा ये तो हो गया है क्राइम का, कुछ एरिया है जहाँ सेफ है, बाकी सब एरिया में बहुत डेंजर हो गई। हम्म। और वहां पर गन वगैरह के क्या लो है, मतलब यूएसए जैसा है कि कोई भी गन रख सकता है, या फिर वहां पर कनाडा जैसे लो है कि कुछ गन्स अलाउड है और कुछ रिस्ट्रिक्टेड है? नहीं, गन बिल्कुल नहीं। आपको पूरे यूके में गन दिखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ पुलिस के पास दिखने को मिलेगी, बाकी किसी के पास नहीं। ओके, गन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ, गन का कल्चर ही नहीं है यहाँ। मतलब कोई हथियार, कोई चीज रखनी ही नहीं है, ओके। चाकू भी नहीं। हाँ, वो अच्छी चीज है। जैसे कि अगर उससे ही ज्यादातर जो मर्डर्स वगैरह होते हैं, या तो फायरिंग्स वगैरह होती है, मास शूटिंग होती है, तो वो हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। अगर वहां पर गन के अगर स्ट्रिक्ट लो है, अगर नहीं रख सकते, तो हाईली अप्रिशिएट करूंगा मैं ये यूके के बारे में कि वहां पर ये गन लॉस है।
और जी, अगर हम बात आगे बढ़ाए, वो अच्छी बात है। तो वहां पर बिजनेस के मतलब अगर क्या हालात है, मतलब अगर कोई बिजनेस अगर करना चाहता है तो इजी है बिजनेस करना, स्टार्ट करना, गवर्नमेंट प्रोसीजर्स इजी रहती है, लोन वगैरह इजीली मिलता है या नहीं, और ग्रो करता है या नहीं बिजनेस, उसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? जी, बिजनेस करना तो बहुत ही इजी है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लोन भी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि लोन तो सामने से यहाँ, वैसे ही हमारा अगर बैंक में अकाउंट है तो सामने से मैसेज आता है, आप लोन ले लो। फिर क्रेडिट कार्ड का अब तो सिस्टम हो गया है, लोन से ज्यादा वो क्रेडिट कार्ड वाले हमें क्रेडिट देते हैं। अगर हमने बिजनेस अकाउंट ओपन किया है तो 50,000 पाउंड का तो ऑफर डायरेक्ट आ जाता है। हम्म। तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि मैंने भी एक कंपनी अपनी रजिस्टर की हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड कंपनी करो या कुछ भी करो, तो वो कर सकते हैं, बिजनेस का कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। अपने पास स्किल होनी चाहिए तो आप कुछ भी करो, बिजनेस आसानी से हो जाता बराबर, मतलब एज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अगर लोन वगैरह लेनी है, जैसे कि आपने बताया क्रेडिट कार्ड में लाइन ऑफ क्रेडिट आपको मिल जाती होगी, डायरेक्ट आप उसमें से उठा सकते हैं जितना उठाना चाहें। है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम एजुकेशन की बात करें, वहां पर गवर्नमेंट की स्कूल्स रहती है या प्राइवेट रहती है, या फिर अगर डे केयर के बारे में बात करेंगे, अगर बच्चों को, जैसे छोटे बहुत बच्चे, मम्मी पापा दोनों जॉब कर रहे हैं और बच्चों को डे केयर में रखना है, तो वो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं या प्राइवेट होते हैं? और चाइल्ड केयर बेनिफिट, जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं तो गवर्नमेंट से कुछ क्या बेनिफिट मिलता है उनको, उनके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? जी हाँ, स्कूल यहाँ ज्यादातर गवर्नमेंट ऑपरेटेड होती है और प्राइवेट भी होती है। हम्म। तो पूरा एजुकेशन जो होता है वो फ्री में होता है। सिर्फ हमें बच्चों को स्कूल में छोड़ देना है, उसको सिर्फ यूनिफॉर्म हमें बाय करना होता है। बाकी ये बुक्स वगैरह वो तो सब वहाँ से ही प्रोवाइड करते हैं, और घर पे भी वो नहीं लाते, वो तो स्कूल में ही रहता है। बिल्कुल। मतलब अभी का एजुकेशन तो वो फ्री वाला हो गया है ना। कुछ भी टेंशन मत दो। टेंशन जो मतलब हमारे लिबरल। बड़े बड़े जो देख थी वो नहीं है। तो एजुकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो गवर्नमेंट सब प्रोवाइड करते हैं। और बच्चों को 18 साल तक वो चाइल्ड बेनिफिट मिलता है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलता है, लो इनकम है तो वो वर्किंग टैक्स मिलता है। वो हम्म सब सुविधाएं मिलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब हम्म। कुछ बच्चों के लिए फ्री है यहाँ सिटी में। यूके की मैं लंदन की बात करूँ तो बस भी फ्री है। और यहाँ से बाहर दूसरे सिटी में अगर टाउन में जाएंगे तो वहाँ का लॉ अलग है। मतलब पूरा इंग्लैंड का सेम नहीं है। ओके। हर जगह पे वो मैंने पहले बोला ना कि जैसे हर स्ट्रीट का रेंट अलग है, वैसे ही बस का किराया हर एरिया में अलग है। लेकिन यूके का सबसे बड़ा एरिया जो बस का ट्रेन का है, लंदन सिटी का, वो हम्म सबसे बड़ा है। हम्म। और हम सिटी में आते हैं तो हमें ज्यादातर यहाँ की बात पता है। बाहर कभी जाते हैं घूमने तो पता चलता है कि वहाँ पूरा सिस्टम अलग होता है। वहाँ बच्चों की भी टिकट होती है बस। बराबर। लेकिन अब यहाँ बच्चों के लिए लंदन सिटी में सब कुछ फ्री होता है। एजुकेशन फ्री होता है, बस में फ्री होता है, उसको डेंटिस्ट, आई, वो सब ट्रीटमेंट फ्री में होती है, और बेनिफिट भी मिलता है। ओके ओके। और अभी लॉकडाउन के बाद लैपटॉप भी दिया था। और स्कूल में खाना भी फ्री में मिलता है। जिसकी लो इनकम है उनको खाना भी मिलता है। बराबर और जो बराबर। हॉलीडे होती है, हॉलीडे में भी वो बुलाते हैं खाने के लिए। बराबर बराबर। तो वो तो सिस्टम अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम आगे बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालात क्या है वहां पर, जैसे कि अगर हम बात करें कि बस, ट्रेन, मेट्रो, फेरी, टैक्सी वगैरह के बारे में, तो मैंने देखा है कि लंदन में काफी अच्छा नेटवर्क है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। बसेस ले लीजिए, या तो मेट्रो ट्रेन ले लीजिए, या तो फिर टैक्सी ले लीजिए। तो आप उसके बारे में बता पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो मेट्रो सिटीज है, जैसे कि टोरंटो, वहां पर अच्छा है, लेकिन अगर आप टोरंटो से अगर बाहर निकल गए तो छोटे टाउन्स वगैरह में आप जाएंगे तो वहां पर इतना अच्छा नहीं है। हमारे विनीपेग में तो पर्टिकुलरली इतना अच्छा नहीं है बस ट्रांसपोर्ट। सिर्फ बस चलती है, उसके अलावा कोई ट्रेन या मेट्रो नहीं है यहाँ पर।
तो आप बताएं कि वहां पर क्या हालात है। जी, हमारे यहाँ सिटी में तो बहुत बढ़िया है। बस का सिस्टम है, हर बड़ी स्ट्रीट में बस चलती है, नंबर वाइज का नंबर होता है, और हर एरिया में बस कनेक्टेड होती है। जैसे बराबर। मुझे यहाँ लंदन जाना है तो मेरे घर के नज़दीक से एक बस निकलती है, 95 नंबर की बस में मैं बैठूंगा। फिर वो वाइट सिटी जाएगी, सेफरबुश, वहां से 148 में पकड़ूंगा तो लंदन आई मुझे पहुंचा देगी। बराबर। और वेमली जाना है तो वेमली में यहाँ से दो बस, यहाँ से एक बस लेके मैं हीलिंग हॉस्पिटल से फिर 483 अगर मैं पकड़ लूंगा तो वो डायरेक्ट मुझे वेमली पहुंचा देगी, दो बस। तो बराबर। ऐसे दो तीन बस में हम पहुंच जाते हैं। और अभी पहले अलग सिस्टम था, अब पूरा कॉन्टेक्टलेस हो गया है लंदन में। पूरा हमारा जो लंदन है वहाँ अब कैश नहीं चलता। अगर बराबर। कैश लेके गए तो आपको वो ड्राइवर नीचे उतार दे, क्योंकि वो जो कार रीडर होता है, ओस्टर का ओस्टर कार्ड होता है। अब तो बैंक का हर कार्ड चलता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। हम्म। तो कार्ड हम टच करते हैं तो वो 1 घंटे तक चलता है। ओके। आप 1 घंटे में जितना ट्रैवल कर सकते हैं का, आप 3 बस 4 बस जितनी हो सके आप कर बदल सकते सकते। हैं। हाँ, 1 घंटे में 145 पाउंड होता है। ओके। और 1 घंटे के बाद फिर दोबारा वो स्टार्ट होता है, 1 घंटे तक। फिर तीसरा घंटा आता है, उसके बाद वो फ्री हो जाता ओके। है। मतलब हाँ, 5.25 पाउंड जब हमारा उसमें से कट जाएगा के बाद वो फ्री। पूरा दिन आप जितना चाहे घूम सकते हैं, और कहीं भी जा अगर सकते मंथली अगर पास गिने तो कितने का पाउंड का आता है, अगर मंथली अगर गिने बस का तो। हैं। तो वो कम होता है ना, जो एवरी डे डे का 5.25 पाउंड होता है, हम्म। तो उसमें वो थोड़ा डिस्काउंट हो जाता है। ओके ओके। लेकिन अब जो ये एक एक घंटे का जब से सिस्टम हुआ है, तब से मंथली पास बहुत कम लोग बनवाते हैं। बराबर बराबर। क्योंकि सुबह जो काम पे जाते हैं वो 1 घंटे में तो पहुंच जाते हैं। हम्म। तो वो एक टाइम का वो कटता है 1.75। हम्म। फिर शाम को जब आते हैं तब एक टाइम का कटता है। हम्म। लेकिन पहले वो अलग सिस्टम था कि आपने एक बस अगर एक स्टॉप भी आगे गए तो एक कट गया, वहां से दूसरा स्टॉप गए तो दोबारा कट गया, तीसरा स्टॉप जाएंगे तो कट जाएगा, उसके बाद फ्री होता था। हम्म। लेकिन अब ये जो 1 घंटे का टाइम है वो बहुत बढ़िया है, तो उसमें फायदा होता है। तो अब बहुत कम लोग मंथली या वीकली पास बनवाते हैं, वो ऐसे ही कट टच करके सुबह शाम शाम को जाते हैं। तो ये बढ़िया है ट्रैवल। बराबर बराबर। और वेदर कैसा रहता है, जैसे कि अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, तो यहाँ कनाडा में तो काफी ठंडी पड़ती है। जहाँ पर मैं रहता हूँ तो -20 -30 तक चला जाता है टेम्परेचर विंटर में। और समर में काफी अच्छा रहता है। तो आपके यहाँ क्या ठंडी क्या गर्मी कैसे हालात है वेदर के। वेदर वैसे तो हमारे इंडिया जैसा तो नहीं होता, तीन फिक्स वेदर नहीं होता। लेकिन जो बारिश होती है, ठंड होती है, और स्नोफॉल होता है, तो मैंने देखा है मिनिमम -5 डिग्री तक मैंने देखा है यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ। बराबर। अगर स्कॉटलैंड की बात करेंगे तो वहाँ ज्यादा होता है, क्योंकि वो तो थोड़ा ऊपर हो गया ना। हम्म। लेकिन इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ -1 to लास्ट मिनिमम मैंने देखा है -5 तक गया है। लेकिन वो एवरीडे नहीं होता, वो तो कभी कभी होता है। और मैक्सिमम यहाँ 33 से 35 डिग्री तक पहुंचता है। जैसे आज गर्मी है तो 29 28 30 तक ऐसा चलता है। लेकिन अगर 33 है तो वो बहुत ज्यादा होता है। हमारे इंडिया में 45 जो होती है ना, वो यहाँ के 30 में 33। वो, हाँ। तो ये जो 33 होती है जब, या 35 होती है, ये बहुत डेंजर होती है। मतलब सबको एडवाइस मिलती है कि आपको क्रीम लगानी है और ज्यादातर नहीं जाना है। हम अभी 2 महीने पहले की बात करते हैं, हम बीच पे गए थे। हम्म। तो उस दिन ये ज्यादा गर्मी थी। यूवी रेज, तो यूवी रेज ज्यादा हो गया।
हाँ, तो वो स्किन, हम बीच पे गए थे, वहाँ बैठे थे। जब शाम को आकर देखा तो जितने कपड़े थे वहाँ तो ठीक था, बाकी का जो स्किन है ना, ये ब्लैक हो गया। पूरा तो टैनिंग हो अब गया। हाँ, मेरी वाइफ को 2 2 महीना ज्यादा हो गया, अभी उसके पैर काले हैं, अभी भी ओह। हम्म। उतना इफेक्ट हो जाता है। हाँ, तो हम्म। ये यहाँ की सबसे हाई डिग्री जब होती है तब गवर्नमेंट सबको एडवाइजरी वो देते हैं, क्या। मेल, सोशल मीडिया सब, आपको क्रीम लगानी है या सेफ्टी सारी करनी है। और हम्म। हार्ट अटैक भी लोगों को आते हैं। और आपको पता होगा, लास्ट ईयर शायद मैं इंडिया था, तब यहाँ के कुछ कार और जंगल में आग लगी, गर्मी हम्म। की वजह से। ओके। बहुत सारी कार में आग लगी। हाँ, तो ये बराबर। बहुत गर्म हो जाता है, हाई हो जाता है, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। तो घर में भी थोड़ा सेट करना पड़ता है कि हाई डिग्री की वजह से गैस का भी, इलेक्ट्रिक का, वो सब देखना पड़ता है। तो वेदर का ऐसा कोई यहाँ तो फिक्स नहीं है। कभी भी बारिश आ जाती है, कभी गर्मी लगने लगती है, कभी ठंड हो जाती है। जैसे अभी बराबर। गर्मी है, रात को फिर वो ठंडा हो जाएगी, सुबह फिर बारिश आ जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये यहाँ कोई फिक्स नहीं है। हाँ, यहाँ पर भी ऐसा ही, समर में ऐसा होता है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर बारिश आ जाती है, फिर थोड़ा देर ठंडा लगता है, फिर वापस गर्मी बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ पर भी यूवी रेस ज्यादा होता है, तो वो एडवाइजरी आती है कि आप सनस्क्रीन लगा कर ही निकले। और जी वेदर यहाँ पर विंटर में बहुत हार्श होता है, बहुत ही ठंड ज्यादा होती है, तो वो 6 महीने आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ वगैरह, स्नो वगैरह गिरती है। उसमें थोड़ा दिक्कत रहता है, बाकी समर ज्यादातर अच्छा रहता है, आप बाहर जा सकते हैं, आउटिंग में सब कुछ कर सकते हैं। तो अब हमारा ये वीडियो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट एंड तक आ चुके हैं। मैं लास्ट आपको एक क्वेश्चन करूंगा कि भाई आपने यूके क्यों पसंद किया, एज आप मूव हुए 10 साल पहले तो यूके ही क्यों पसंद किया, और अगर आप यूके नहीं जाते तो, या अभी भी आप, अगर आप ड्रीम, आपका कोई कंट्री है, अगर यूके से कहीं माइग्रेट करना चाहे तो कहाँ करेंगे और क्यों करेंगे, उसके बारे में आप बता पाए तो। जी, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये तो अपनी अपनी चॉइस का सबका है, लेकिन हमारी हम बात करें तो हमें तो पोर्टुगीज पासपोर्ट डायरेक्ट मिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इश्यू नहीं था। और बिल्कुल। ऐसी कोई चाहत भी नहीं होती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को पोर्टुगीज पासपोर्ट मिलती है, क्योंकि हमारे दीव दमन गोवा में पोर्टुगीज शासन था। तो हम्म। वो आज भी वो पोर्टुगीज पासपोर्ट हमें मिल जाती है। हम्म। तो जब पोर्टुगीज पासपोर्ट हाथ में आ जाती है तो फिर तो हम पूरे यूरोप में आ सकते हैं। तो बिल्कुल। जहाँ फैमिली होते हैं पहले से, क्योंकि हमारे गांव के लोग, मेरे फादर भी, वो भी पहले पोर्टुगल में, हम्म। मेरे मेरे दादा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, वो पहले अफ्रीका में थे। हम्म। क्योंकि हमारे देश में जो आपको पता होगा, जो गुजराती है, पंजाबी है, वो सारे सब पहले अफ्रीका में, हम्म। केन्या, अलग अलग वो कंट्री में वहां पे। फिर वहां से सब निकल के हमारे जो दीव के लोग थे वो वापस दीव में आ गए। और जो एक गुजरात और पंजाब के लोग थे वो सब पोर्टुगल और यूके में आ गए। तो हम्म। अभी जो यहाँ जितने पुराने गुजराती और पंजाबी है, वो सब केन्या से आए हुए। और बराबर। तब उनको डायरेक्ट पासपोर्ट मिल गई। हम्म। तो हमें हमें तब से ये पासपोर्ट मिलती है। और हमारे लोग पोर्टुगल पहले सब आए थे, उसके बाद यहाँ यूके में आना था। तो अब पेरेंट्स के बाद तो उसके बच्चे आएंगे, फिर उसके बच्चे, तो ऐसे सारे के सारे गांव और फैमिली यहाँ के बस गए। तो चॉइस का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा, क्योंकि बिल्कुल। जब आपके गुजरात में या पंजाब में इंडिविजुअल होता है, ये चॉइस होती है कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, अमेरिका है, यूके। लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि पूरा गांव कहीं जाके बस गया तो फिर सब वहां आ कर जाएगा। ही जाना है। तो हमारा बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे जैसे पूरा फैमिली यहाँ, तो हमारा एक गांव जैसा हो गया है। बिल्कुल। और हमारी पूरी कम्युनिटी यहाँ बन जाती है, कम्युनिटी है। हम फेस्टिवल सब मनाते हैं, जैसे नवरात्रि है, तो नवरात्रि अभी आएगी, तो हमारा पूरा कम्युनिटी एक हॉल बुक करके फिर हम 9 दिन तक वहाँ गरबा खेलते हैं। बराबर बराबर। तो ये ऐसे सारे जो त्योहार आते हैं वो फेस्टिवल मनाते हैं, तो हमारा पूरा गांव ही, फैमिली सभी
इधर है, तो अब ये चॉइस का उसमें तो कोई वो नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, क्योंकि फैमिली है तो फिर ऐसा सोचते हैं कि अब अकेले कहाँ जाएंगे, ये तो हम्म। सारे इधर ही है ना। तो बिल्कुल हम बिल्कुल। तो ऐसे ही भाई नेचुरल आ गए हैं। दूसरों की बात अलग है, उनकी चॉइस, उनका नजरिया कुछ अलग होता है, तो हमारा बिल्कुल तो ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच भरत भाई, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ बात की, हमारे चैनल पर आए। थैंक यू सो मच। तो यहीं पर हम ये वीडियो को एंड करेंगे दोस्तों। आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपको कनाडा जाना है, यूके जाना है, या और कोई कंट्रीज में जाना है, आप अपने हिसाब से कंपेयर करें। और जैसा भरत भाई ने बताया कि यहाँ पर रोज रूल्स चेंज हो रहे हैं यूके में, तो अभी जो रूल्स है उसके हिसाब से आप चेंज अपना जो भी माइंड सेट है वो बनाए, और उसके हिसाब से आप अपना वीजा अप्लाई करें नए रूल्स के हिसाब से। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच भरत भाई, मिलते हैं, चलिए बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय।